दोस्तों, अगर पाकिस्तान में सीए लागू हो जाए तो कितना अच्छा होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन या इंटॉलरेंस फील करें इंडिया में, या जिनको इंडिया में डर लग रहा है। आमिर खान भी शामिल है, बड़े बड़े लोग शामिल रहे हैं। तो कितना अच्छा हो जाएगा, आराम से पाकिस्तान का नागरिकता मिल जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, आज के इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो सब्जेक्ट में, एक तो सीए के ऊपर और दूसरा जो अरुण गोयल जो कि इलेक्शन कमीशन में थे सदस्य, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो सिनारियो बना उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, आखिर क्या वजह है और इसके पीछे की कहानी क्या है और विपक्ष इस मुद्दे को क्यों हाइप करने का प्रयास कर रहा है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सगे संबंधियों, रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं जिससे जो चीज़ आप आसानी से जानते नहीं हो, मैं उसको प्रयास करता हूं आपके सामने या आपके साथ चर्चा करने का, जिससे कि आप इजीली समझ सके उस चीज़ों को, और कोई आपसे इस टॉपिक पे बात करे तो आप बता सके। तो पहले हम बात करते हैं जो सीए लागू हुआ उसके ऊपर। आपकी प्रियंका कक्कर जो हैं, उन्होंने बोला कि मतलब देश में, उन डिबेट में मैं देखा उनका कि देश में लूट मार ये सब मचा हुआ है। मतलब उनके हिसाब से कि अगर हिंदू को यहाँ पे या सिख, जैन, बौद्ध या ईसाई जो भी व्यक्ति को रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से यहाँ पे नागरिकता दी जा रही है, वो इसलिए जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लूट मार बढ़ जाएगा। उन्होंने तरह तरह के लॉजिक भी दिए। लॉजिक ऐसा कि यहाँ के लोगों के बेरोजगार लोग हैं उनकी नौकरी छीन लेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट उनके ऊपर खर्चा करेगी। मतलब तरह तरह के उन्होंने वक्तव्य दिया। लेकिन ही आम आदमी पार्टी कभी रोहिंग्या पे बात नहीं करते। उनके आधार कार्ड क्यों बनवाया, उन्हें वोटर आईडी क्यों बनवाया गया जिससे कि वो वोट दे सकें, इस पे कोई जवाब नहीं है उनके पास। उनके हिसाब से जो सीए है उसके हिसाब से ही लूट मार जो भी देश में बढ़ेगा उसी के हिसाब से बढ़ेगा। दोस्तों, उसके पहले मैं सीए के बारे में थोड़ा बता दूं कि सीए जो है 1947 के बाद जो देश में वहाँ से रिलीजियसली वो यहाँ पे आ नहीं पाए, जबकि देश का संविधान बना तो उनमें प्रावधान किया गया था कि उनको दिया जाएगा। लेकिन उस समय जो देश की स्थिति थी तो उन्होंने, जो तब के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम समय आने के साथ इसको करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। तो अभी 1947 से लेकर और 2014 31 दिसंबर के पहले तक जो भी भारत में आ गए उनको नागरिकता दी जाएगी। उसमें एक और चीज़ है कि जो पहले 11 साल के लिए करते उनको 6 साल में ही, अगर 6 साल रहे हो इंडिया में तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। ये एक अहम मुद्दा है, इसमें किसी और धर्म के लोगों से रिलेटेड नहीं है। अगर प्रियंका जैसे लोग बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी विपक्षी दल, तो ये देखिए रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इस्लामिक कंट्री में इस्लाम के मानने वालों को कैसे होगा। कोई अगर मान लीजिए समझिए कि सलमान खान हो, वो पाकिस्तान में रहते हो, तो रिलीजियसली प्रोसिक्यूशन कैसे उनका हो सकता है। कैसे एक जो मुस्लिम है उसी को दबा के मुस्लिम कैसे बनाया जा सकता है। ये एक अलग बात हुई जिसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे। अब इसमें तरह तरह के लोगों ने अपने अपने बयान दिए। तो जैसे कि रोहिंग्या के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोहिंग्या के बारे में बोले, जो कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में से जो बांग्लादेशी लोग आए, और आज जो डेमोग्राफी है आसाम का और जो पश्चिम बंगाल का, वो क्या स्थिति है, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। आपको बता दो 3 करोड़ आज के टाइम में बांग्लादेश से अपने देश कंट्री में बांग्लादेशी लोग, रोहिंग्या सब मिला के आ चुके हैं। तो अब इस पे एक सवाल उठता है कि इस पे अगर इसमें रिलीजियस को करेंगे, रिलीजन के हिसाब से अगर देंगे, तो फिर इक्वलिटी कहाँ रह जाएगी। अब आप सोचिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं वो कभी नहीं बात करते कि वक्फ बोर्ड क्यों है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यहाँ है। अगर रिलीजियस इक्वालिटी की बात, बराबरी की बात करते हैं, तो फिर तो ये पहले से ही गड़बड़ है, इसका विरोध करना चाहिए। आप चाहते हो कि सीए के कानून के हिसाब से सीए अगर लागू हो तो उसमें सबको इक्वलिटी हो, मुस्लिम को दिया भी जाए, तो फिर ये बात आप वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं बोलते? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसको हटाने के लिए क्यों नहीं बोलते? उस समय आप बोलते नहीं, उनका धर्म अपने हिसाब से पालन करना चाहिए। यूसीसी के क्यों नहीं वो सपोर्ट करते कि यूसीसी होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए? तो ये सब चीजें हैं जो अपनी बातों को अपने से कंट्राडिक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ अगर मान लीजिए यूसीसी का विरोध करना या वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करना, ये अपने आप में उनके बातों में कंट्राडिक्शन है। तो अब आपको पता है मालदा, मुर्शिदाबाद और कोलकाता में टीएमसी के लीडर, ये रिपोर्ट है, बांग्लादेशी को वोटर बना रहे हैं और ये बोल भी रहे हैं कि हम आप आइए हमारे पास, हम आपका वोटर आईडी बना सकते हैं। तो इस तरह का कहाँ से समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये इक्वलिटी की बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वा सोलंकर केस था उस पर बोला कि करीब 2.5 करोड़ लोग असम और कोलकाता में वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब मुस्लिम नेता अगर मान लीजिए कि अगर वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो जो अगर वहाँ पे जो पीड़ित हो रहे हैं, जो अहमदिया मुस्लिम हैं, उनके लिए हम खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रिलीजियसली प्रोसिक्यूशन हिंदू को और तमाम मुस्लिम को छोड़ के दिया जा रहा है, तो आप सोचिए कि ये कभी जो अगर फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है ये, और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो फिर आपको बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाना चाहिए? तब आपको क्यों नहीं याद आता? तब आप उस समय सेकुलर नहीं रहते हैं, तब आप इस्लाम के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में, उनके साथ जो गलत हो रहा है, तो कभी आपने कभी देखा किसी ऐसे लोग जो फिलिस्तीन के लिए खड़े हो जाते हैं? क्या ऐसे लोग कभी खड़े होते हैं इसके लिए? तो ये कुछ बातें थी जो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए बताऊं। कि दूसरा एक और चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी कर रही है कि वोट के लिए कर रहे हैं, वोट इससे फायदे में। अभी आप बोल रहे हो कि नहीं, सीए के वोटर जो हैं वो कम हैं, तो आपको अगर वोट बोल रहे हैं कि बीजेपी वोट के हिसाब से कर रही है, तो आप ही कर लेते पहले। अगर मान लीजिए इतने मुट्ठी भर अगर हिंदू लोगों से अगर मान लीजिए बीजेपी जीत सकती, तो आप कर लेते पहले, आप क्यों नहीं कर लिए? अगर दूसरी बात एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आप भी कर सकते, तभी आप कर सकते थे, लेकिन आपने वैसा किया नहीं, क्योंकि आपको उसमें करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। अब हम आते हैं दूसरा सब्जेक्ट पे, जो कि है चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि आप जानते हैं अरुण गोयल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसको लेकर विपक्षी दलों ने एकदम मुहिम छेड़ रखा है कि देखिए, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि बीजेपी की उंगली पे नाचना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि, वो जानते हैं कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है और वो मैनिपुलेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। कुछ ही दिन की बात है, कितने हाइपोक्रेट ये लोग हैं कि जब यही अरुण गोयल को जब नियुक्ति हो रही थी, तब इसके लिए लोगों ने हो हल्ला किया था कि इनका नियुक्ति क्यों हो रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में, देखिए सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, मुझे वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जिस वजह से अरुण गोयल को नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि संदेह खाली पे कोई संज्ञान लिया हो, लेकिन ऐसे चीज़ों पे स्वतः संज्ञान ले लेती है। तो उनको ये जानना चाहिए था कि भाई आखिर क्या इसमें, कैसे आप किसी जो इलेक्शन कमीशन में कैसे आप किसी को नियुक्त करते हो। बाद में ठीक है, सुप्रीम उसमें जजमेंट आया और फाइनल हुआ कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, सब अच्छी तरह से हुआ है। लेकिन विपक्षी दलों को देखिए, उस समय अरुण गोयल के विरोध में थे। जैसे आपने देखा होगा, जो गंगोई थे, जब भी वो 4 लोगों ने निकल के और बोला जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं है, उस समय उनके साथ थे। जब रामलला का जब उस पर जजमेंट आ गया, तो गंगोई उनके लिए सबसे बुरे हो गए, क्योंकि और बोलते कि राज्यसभा का मेंबर क्यों बन गए हो। लेकिन वो भूल जाते हैं
कि MS गिल जो कि इलेक्शन कमीशन थे, वो पहले राज्यसभा के मेंबर भी रहे और मंत्री भी रहे। आप सोचिए, तब उनको कोई नहीं बोला गया कि क्यों नहीं, उनके बारे में नहीं बताया गया कि भाई आखिर वो राज्यसभा के मेंबर और मंत्री कैसे बनाए गए जो एक इलेक्शन कमीशन में मुख्य इलेक्शन कमीशन थे। ऐसे लोग जैसे आप देखिए नवीन चावला को, जिसके वो भी इलेक्शन कमीशन में थे सचिव, लेकिन उनको भी जब उनके ऊपर कार्रवाई की गई तब भी उनके सपोर्ट में कांग्रेस खड़ी थी, जिनके ऊपर आरोप भी लगा था। अनूप चंद पांडे जो थे, एक कमेटी उनके ऊपर बनी थी, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से जो अपने उनके मर्जी में होता है, जो उनके हिसाब से आता है वो सही है। जब उनके खिलाफ कोई वक्तव्य आ जाता है तो उनके खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, 1950 से लेकर जब पहला बार इसका 1952 में चुनाव हुआ था, तो ये हुआ था कि भाई एक कमेटी बनाई जाएगी कि कौन इलेक्शन कमीशन का चुनाव कैसे होगा। लेकिन 2014 तक उसकी कोई कमेटी नहीं बनी और उसका चुनाव सिंगल हैंडली प्रधानमंत्री करता है। तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये तो 2014 के बाद जो अरुण गोयल का केस आया तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, पहले से नहीं थे वो, लेकिन उसके बाद 2014 में आया। लेकिन जब देश की आज़ादी से लेकर 2014 तक केवल प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन का चीफ का नियुक्त करते थे, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब कोई धांधली नहीं होती थी, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता था। अब होता है। तो आप सोचिए कि इस तरह से कैसे चलेगा देश में कि आप अगर मोदी गवर्नमेंट ने अभी चीफ जो चंद्रचूड़ साहब थे, जो उनको वो बोले कि अगर मुझे भी रखना चाहिए था अपने से अरुण गोयल केस के बाद, तो उनको अगर इलेक्शन कमीशन के चुनाव के कमेटी में नहीं रखा तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, उनको क्यों रहना चाहिए। पहले तो आप सोचिए कि विपक्ष के नेता को भी नहीं रखा जाता था 2014 के पहले। ये तो पहली बार हुआ कि 2014 के बाद विपक्ष के नेता भी होते थे और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन भी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। लेकिन ये कोई कानून में प्रावधान नहीं है, तो इनको जो सूट करता है उसके हिसाब से अपने तर्क देते हैं। तो आप सोचिए, मैंने 2 वीडियो बनाया कि CA का क्या कंडीशन है और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। 2014 के पहले केवल प्रधानमंत्री करते रहे, तब कोई आवाज़ नहीं उठाया। अभी इसके ऊपर बहुत कार्रवाई है। फ्राइडे को ही देखिए इस पर CJI के फैसला आना है या सुनवाई होगी, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।